सेक्शन 35 स्टॉक एंड ट्रेड। इसके पार्ट 2 में मैं आपको वेलकम करता हूं। कल हमने इस सेक्शन के फर्स्ट 5 सब सेक्शन को स्टडी कर लिया था। आज हम सब सेक्शन 6 पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर डेफिनेशन है। 2 सब सेक्शन यानी कि 6 को हम स्टडी करेंगे और फिर 7 को थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, आपने पहले इसको ज़रा कंटिन्यू किया। वेयर अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड हैज़ नॉट ट्रेड are not readily identifiable, a person may account for that stock in trade on first in first out method or average costing method. But once chosen, a stock valuation method may be changed only with written permission of commissioner in accordance with any conditions that the commissioner may impose. देखिए, आप फर्ज कीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो स्टॉक एंड ट्रेड है वो अगर आपका आइडेंटिफाइबल नहीं है, मिसाल के तौर पर जो चीज़ें बेचते हैं या जो चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हैं उसमें आपका जो स्टॉक है वो बाज़ औक़ात आइडेंटिफाइबल नहीं होता। कुछ केसेस में तो होता है, जैसे मोबाइल लेके आते हैं, मोबाइल पे IMEI नंबर लिखा होता है, सीरियल नंबर लिखा होता है, कंप्यूटर पे भी सीरियल नंबर होता है, तो आप बेचेंगे तो आपको पता चले कि फ़लाँ सीरियल नंबर मैंने बेच दिया, उसकी कीमत क्या थी। लेकिन पास केसेस में नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिफाई आइटम बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल होते हैं। तो जब आप कुछ को सेल कर लेते हैं, कुछ पड़े होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि कौन से आइटम रह गए और कौन से मैंने बेच दिए। तो इस तरह के केस में आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप एवरेज कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मेथड आप करें, लेकिन जब इसको आपने चूज़ कर लिया, आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चेंज कर सकते हैं। कमिश्नर आपको रिटन परमिशन देगा और अगर उसने कोई कंडीशन भी लगा दी तो आपको इस कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी देर में दोनों डेफिनेशन अलग से बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन दिस सेक्शन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मीन ये एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट एंड मेथड में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी लेते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी लेते हैं। देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि देखिए बहुत सारे खर्चे आपके डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ नहीं रिलेट होते, लेकिन ये लाजमी होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी फैक्ट्री के अंदर कुछ तो ऐसे मजदूर होते हैं कि जो डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ उनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं, कुछ मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कुछ मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, कुछ सिक्योरिटी को देख रहे होते हैं, कुछ। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये जो है ना आपके ओवरहेड कॉस्ट होते हैं। बिजली के बिल होते हैं, लाइटिंग होती है, लॉन वगैरह पे आपने खर्चे किए होते हैं। तो ये सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में होते हैं। इन तीनों का जो सम होता है वह एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड होता है। एवरेज कॉस्ट मीन्स जनरल, ये भी एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है कि जिसमें आप स्टॉक एंड ट्रेड की जो वैल्यूएशन लेते हैं वो वेटेड एवरेज के साथ लेते हैं। मेरे ख्याल में अब मैं आपको शिफ्ट कर देता हूँ उनकी प्रॉपर डेफिनेशन पे और एग्जांपल पे, ताकि आपको मसला ना हो। देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में ये होता है कि जिस तरह के आजकल ऑयल की आप देख रहे हैं कि अगर ऑयल की प्राइसेस और घी की प्राइसेस बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, आज जो आप चीज़ ख़रीदते हैं अगले दिन उसमें से 10-15 रुपए वो आइटम महंगा होता है। तो फिर क्या करेंगे आप? अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के मुताबिक एग्जांपल है कि आपने सितंबर में सन ग्लासेस ख़रीदे 200 और पर यूनिट कॉस्ट थी $200। अक्टूबर में मज़ीद 275 यूनिट आपने मंगवाए और उनकी पर यूनिट कॉस्ट थी $210। नवंबर में 300 जिनकी कीमत थी $225 पर यूनिट। दिसंबर में आपने 500 सन ग्लासेस मंगवाए जिनकी कीमत इतनी बन रही। अब ये आपके पास काफ़ी सारे लॉट आ गए, अभी तक आपने कोई सेल नहीं की थी, लेकिन अब आपके इस तरह हुआ कि 600 सन ग्लासेस आपने बेची। तो अब जो भी आपने निकाल के बेच दी, लेकिन वैल्यूएशन की बात जब आएगी तो सोचने की बात यह है कि आप कौन से सन ग्लासेस आप यानी कि आपने बेच दी, कौन सी वैल्यू लेंगे कि जिनको आपने बेच दिया और कौन सी वैल्यू आप लेंगे जो आपके पास बच गए हैं। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का लेंगे तो हम ये समझेंगे कि सबसे पहले हम जो पहला लॉट आया उसको बेचेंगे। 200 तो ये निकल गए, 275 ये निकले, तो 475 हो गए हैं। 125 आप थर्ड लॉट में से निकाल लेंगे और यहाँ आपके पास 175 बचेंगे और फोर्थ लॉट को आप नहीं छेड़ेंगे जो सबसे लेटेस्ट लॉट है। और अब जो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना चाहते हैं, यानी वो आइटम आपने बेचे हैं उनकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी थी, $200
200 यूनिट थे और उनकी कीमत थी $200, जो सबसे पहले आपने ख़रीदे, मल्टीप्लाई किया तो 40,000। इस तरीके से 275 सेकंड लॉट को आपने बेचा, उसकी सेकंड लॉट की कीमत इतनी थी, और थर्ड लॉट में से आपने 125 यूनिट बेचे जिनकी कीमत इतनी थी, और आपको 28,150 कॉस्ट पड़ी थी। इस तरीके से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकाला है वो 1,25,875 है। तो आपने देखा कि ये है फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड। वैसे प्रैक्टिकली भी यही फॉलो किया जाता है, क्योंकि पुरानी चीज़ों के ख़राब होने के या एक्सपायरी होने के चांसेस होते हैं, और ये है भी एक रियल यानी कि इस तरह ही है कि वाकई ऐसे होता है, लेकिन इसमें आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। दूसरा जो तरीका है वो एवरेज कॉस्टिंग मेथड हो। एवरेज कॉस्टिंग में ये है कि आप हर दफ़ा एवरेज ले रहे होते हैं। जब भी आपके पास जितनी इन्वेंट्री पड़ी होती है, टोटल वैल्यू लेते हैं, टोटल वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ। मिसाल के तौर पर आप जनवरी में आपने 20 यूनिट ख़रीदे, 1,000 का आपको पर यूनिट पड़ा था, तो 20,000 टोटल कॉस्ट हो गया। इस तरीके से आपने मज़ीद यूनिट ख़रीदे 15, 30, 10, और अब आपके पास 100 यूनिट हो चुके हैं, और 100 यूनिट की जो टोटल कॉस्ट आपको पड़ी है वो 1,13,300 है। तो टोटल कॉस्ट को हम टोटल यूनिट से डिवाइड कर लेंगे। इसका मतलब है कि आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री वो कितनी बन रही है, वो 1133 है। अब अगर आप कुछ यूनिट्स बेच देते हैं, फ़र्ज़ कीजिए 50 यूनिट्स बेच देते हैं, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट है 1133, जो कि एवरेज कॉस्ट है। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये था एवरेज कॉस्टिंग मेथड। इसमें आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इन्फ्लेट भी नहीं होते और कम भी नहीं होते। अब इसमें से हमने खैर ये दो चीज़ें तो देख ली हैं। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि ये वो लेबर जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, उस आइटम को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होती है, वो लेबर की जो कॉस्ट आपको पड़ेगी उस कॉस्ट को हम क्या कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहेंगे। डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। मिसाल के तौर पर आप टेबल बना रहे हैं, तो उसमें जो कारपेंटर काम कर रहे होते हैं, आपका जो कंप्यूटर अगर फ़र्ज़ कीजिए तो असेंबलिंग यूनिट पे जो काम कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट लेबर। फिर है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो आइटम बना रहे हैं स्टॉक एंड ट्रेड, उसके अंदर जो चीज़ें डायरेक्टली इस्तेमाल होती हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मिसाल के तौर पर आप एक टेबल बना रहे हैं, तो उसमें लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, कील इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिश इस्तेमाल, ये है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। आप एक कंप्यूटर बना रहे हैं, तो उसमें रैम इस्तेमाल हो रही है, उसके फ्रेम इस्तेमाल हो रहा है, मदरबोर्ड इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलावा हार्ड डिस्क इस्तेमाल हो रही है, और ज़रूरी आइटम। लेकिन सिर्फ इन चीज़ों से आपको पता है आपकी फैक्ट्री नहीं चलती। कुछ और मटेरियल भी इस्तेमाल होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट मटेरियल में आपने नहीं शामिल करना। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट से क्या मुराद है? फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट से मुराद ये है कि स्टॉक एंड ट्रेड बनाने के लिए आपको और भी बहुत सारे डायरेक्ट खर्चे करने पड़ते हैं, लेकिन वो जो खर्चे जिसमें आपने डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को नहीं शामिल करना। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री की जितनी कॉस्ट हैं, उसमें जो आइटम डायरेक्टली इस्तेमाल हुए हैं वो माइनस कर लेने हैं, और जितना डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट लेबर है उनके कॉस्ट को माइनस कर लेना है। इसमें जो मैनेजर्स की सैलरी आ जाती है, क्वालिटी इंस्पेक्टर्स की आ जाती हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स की आ जाती है, लाइटिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपने लॉन वगैरह बना हुए उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस, अकाउंटेंट की जो सैलरीज हैं, ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड में आ रहे होते हैं। उसके बाद है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ये तो मैंने आपको बता दिया है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरह का इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड होता है कि जो आइटम पहले आएंगे उनको हम पहले निकालेंगे, और कॉस्ट के लिए भी सेम प्रिंसिपल है। उसके बाद है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से मुराद ये है कि ये इसमें हम डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को शामिल करेंगे। तो यानी कि हम इसमें से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, हाँ इसमें हम जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को भी शामिल करें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। और अब जो है एक डेफिनेशन कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है। ये इस तरह के ओवरहेड कॉस्ट होती है, मतलब ये डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन के साथ डील नहीं कर रही होती है, लेकिन जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसके साथ ये कॉस्ट भी बढ़ती है।
और मिसाल के तौर पर जिस तरह फैक्ट्री का रेंट है, तो भाई रेंट तो आप चाहे प्रोडक्शन करें ना करें, थोड़ी करें ज़्यादा करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आपके जो है ना कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि आपके इस चीज़ के साथ चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसमें से एग्ज़ाम्पल कुछ जैसे मेरे जहन में अच्छी सी एग्जांपल आती है तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। उसके बाद है स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड को मैं ज़रा बता देता हूँ। मींस एनीथिंग प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, परचेज्ड और अदरवाइज अक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, सेल और एक्सचेंज और एनी अदर मटेरियल सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक और शेयर। कोई भी आइटम जो आपने सेल करना है या उसको आपने कन्वर्ट करना है या किसी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करना है, वो कंज्यूमेबल है या ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपके स्टॉक एंड ट्रेड में आते हैं। मिसाल के तौर पर आप क्या बनाते हैं, कंप्यूटर्स बनाते हैं, तो कंप्यूटर बनाने में आपके पास जो भी जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा ये सारा का सारा क्या होगा, स्टॉक एंड ट्रेड आएगा। या आप की रिटेल की शॉप है तो यहाँ तो आप चीज़ें बिल्कुल जिस तरह ख़रीदेंगे उसी तरह बेच देंगे, तो वहाँ आपका स्टॉक एंड ट्रेड यही होगा। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्शन लेवल के साथ साथ ये कॉस्ट भी चेंज हो रहे होते हैं। लेकिन वही बात कि डायरेक्ट